दोस्तों वी आर वेरी इमोशनल कि जब 44 रुपए का फॉर्म भरा था तो ये पता नहीं था कि ये छोटा सा डिसीजन इतना बड़ा डिसीजन बनने वाला है। थैंक गॉड हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं 91 से वाराणसी में, और उसको करते हुए इस बिजनेस को समझ पाए, इस बिजनेस में बने रहें। थैंक गॉड। और इस पल को जीने के लिए पिछले 18 सालों से 19 सालों से हम डेली बेसिस पे इसको विजुअलाइज कर रहे थे, ये सपना देख रहे थे कि एक दिन ये होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप सबकी जिंदगी में ये होने वाला है, सबकी जिंदगी में होने वाला है। आज हमारी स्टोरी के बाद आपको ये डेफिनेटली बिलीव होगा। थैंक माई ऑल अपलाइन एंड अल्टीमेट अपलाइन मेंटर सुमित अंतान्या जी, जो पूरे हिंदुस्तान के दिल हैं। आज उनके मेंटरशिप में, उनके गाइडेंस में और जो चीजें उन्होंने सिखाया उस पर चलते हुए ये सब चीजें हो पाई। उन्होंने हमको एक ही चीज बताया कि एक चीज समझ पाया मैं कि जब तक डायमंड मैं अपने लिए होना चाह रहा था तब तक मुश्किल बनी रही, लेकिन सुमित जी ने बताया कि आपको लोगों के लिए होना पड़ेगा, बनारस के लिए होना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने लिए कुछ चाहते हैं तो अपनी शक्ति काम करती है, लेकिन औरों के लिए कुछ चाहते हैं तो ईश्वर की शक्ति काम करनी शुरू कर देती है। दोस्तों हजारीबाग एक जगह है, वहां से मैं बॉर्न बॉटम हूं, और बचपन में सबसे जोरदार डिसीजन मेरा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, पढ़ूंगा नहीं किसी कीमत पे। इनको अभी तक डाउट है कि मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो असली है कि नकली है। और मेरे फादर मेरे रोल मॉडल हैं। 12 साल के थे मेरे फादर तो मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए थे जब वो राजस्थान में थे। केवल 1 क्लास पढ़े थे और जिंदगी का जितना दर्द है उन्होंने वो जिया था। तो उनके पास जीवन की बड़ी गहराई थी। तो मुझे पढ़ाई में तो रुचि नहीं आई, लेकिन फादर के जीवन की सारी गहराई को मैंने रिसीव किया। 5 साल पहले वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी मेरे हृदय में जिंदा हैं, और जो वो जी के गए हैं वो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। वो कहते थे जो दर्द आता है जिंदगी में वो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा कीमती चीज है, उसे जीना चाहिए, उसी में जीवन की समझ आती है। दोस्तों हजारीबाग में बॉर्न बॉटम थे। 91 में मैं बनारस आ गया, एक फैक्ट्री लगाई, बिजनेस करने का डिसीजन लिया, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई। उस समय करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें फैमिली का डिसीजन था, और पैसा कमाने की बहुत बड़ी दौड़ में लग गया। क्योंकि हर आदमी की पहली जरूरत पैसा है, पैसा हम कमाना चाहते हैं। मैं भी उसी अंधी दौड़ में लग गया बहुत ज्यादा, लेकिन मैं देखा कि मैं पैसा कमा के जहां पहुंचना चाहता हूं वहां जो लोग पहुंच चुके हैं वो खुश नहीं है जिंदगी में, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। वहां बहुत रिलेशनशिप का चैलेंज है, अचीवमेंट तो है लेकिन लाइफ का फुलफिलमेंट नहीं है। जहां पैसा नहीं है वहां झगड़ा है, ये तो समझ में आता था, लेकिन जहां पैसा है वहां क्यों है ये समझ में नहीं आता था। तो कुछ सवाल मेरी जिंदगी में अपने आप पैदा होने लगे, और 97-98 के आसपास में कुछ लगा कि जिंदगी में मिसिंग है। और अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। लेकिन पहले जो ट्रेडिशनल माइंडसेट था कि करोड़ों रुपया लगा के कुछ नहीं होता तो 4400 में क्या होगा, आई टेक इट कि मैंने बहुत कैजुअली लिया उसको। और सन 2000 में एफईडी देखा बॉम्बे में। वहां जब मैंने डायमंड्स को स्टेज पे देखा तो समझ में आया कि बाहर की दुनिया में बाहर से अमीर हैं लेकिन अंदर से अमीर नहीं है। ये जो लोग देख रहा हूं ये अंदर से भी अमीर हैं और बाहर से भी अमीर हैं। इनकी जिंदगी में फुलफिलमेंट है, ये खुश हैं। और वहीं से मेरे लाइफ का विजन बदल गया कि अब मैं चूंकि 2 फैक्ट्रियां लगा चुका था, एक सेल आउट कर दिया था 97 में, तो हमने डिसाइड किया कि अब यहां से हम ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे, और इस बिजनेस को करने का डिसीजन ले लिया। क्यों लिया डिसीजन, मैं वो रीजन बताऊंगा। किस चीजों ने मुझे इंस्पायर किया। बाहर की दुनिया में हम पैसे से अमीर होते हैं लेकिन जिंदगी छूट जाती है। दोस्तों अगर एक रेस्टोरेंट में पानी की बोतल हो, खाना खाने के बाद तो उसकी कीमत कितनी होगी, 20-25 रुपया। लेकिन अगर वही पानी की बोतल रेगिस्तान में हो और पानी न मिले और पता चले कि 1 घंटे के बाद जान निकल जाएगी, तो उसकी कितनी कीमत होगी। वो रेस्टोरेंट वाला पानी हमारे
जीवन की जरूरतों की प्यास बुझाएगा, लेकिन रेगिस्तान वाली जो पानी है वो हमारे जीवन की प्यास बुझाएगी। हमें समझ में आने लग गया एक बात कि बाहर की दुनिया में जो पैसा कमा रहे हैं वो हमारे जीवन की जरूरतों की प्यास बुझाता है, जीवन की नहीं बुझाता। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जो हम पैसा कमाते हैं ये जीवन की प्यास बुझाती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में बिजनेस ग्रो करता है, जॉब ग्रो करता है, प्रोफेशन ग्रो करता है, हम ग्रो नहीं करते। और हमारी जिंदगी वही होती है, हम उसी लेवल पे जिंदगी को जीते हैं जो हम हैं। अगर हमारा पास बाहर 100 करोड़ है लेकिन अंदर 1 लाख है तो हम जिंदगी 1 लाख वाली ही जिएंगे। अगर हमारे अंदर 100 करोड़ है और बाहर 1 करोड़ है तो हम 100 करोड़ वाली जिंदगी जिएंगे। जो हम अंदर हैं वही हमारी जिंदगी बनती है। मैंने कुल एनालाइज उस समय किया तो समझ में आया कि लाइफ के 4 मेन पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लाइफ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो मुझे इस बिजनेस में अट्रैक्ट किया। दोस्तों, मैं 91 से बिजनेस कर रहा था। 97 में हमारे बिजनेस में क्राइसिस आई बहुत जबरदस्त। मैंने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन एक अनुभव हुआ कि सब कुछ जिंदगी में ठीक है फाइनेंशियली, लेकिन सब कुछ कब गड़बड़ हो जाएगा ये हमको पता नहीं चलता। हाईवे पे रोड बहुत अच्छा है लेकिन कब गड्ढा आ जाएगा पता नहीं। तो हमें समझ में आया कि बाहर की दुनिया में हमारी इनकम हम पे डिपेंडेंट है, लेकिन इस बिजनेस की इनकम एक स्टेज के बाद हमारे पे डिपेंडेंट नहीं रहती, ये पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ खाली समय होता है। मैंने उस खाली समय को देखा कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हमने फटाफट डिसीजन लिया, उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कमाने के लिए इस बिजनेस में आया। बिजनेस कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। दूसरी चीज मैंने देखी इस बिजनेस में, हेल्थ का पैरामीटर है। लाइफ का सेकंड पैरामीटर जो हेल्थ पिलर है वो हेल्थ है। यहां वर्ल्ड क्लास के न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं और हेल्थ खराब होने का सबसे बड़ा कारण है डर। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन है। अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास हो, डर ना हो, तो बहुत बड़ी हेल्थ को वो सपोर्ट करती है। हमने देखा कि ये भी यहां कवर हो रहा है। और तीसरा चीज है फैमिली लाइफ। मेरे को समझ में आ गया, मेरे 2 बेटे हैं, वेदांत एंड आर्मन। वेदांत उस समय 3 साल के थे, आर्मन जन्म लिए थे। और मुझे एक चीज समझ में आ गया था बाहर की दुनिया को देखते हुए कि मैं 2 फैक्ट्री से चाहे 8 लगा लूं, 10 लगा लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन 20 साल के बाद मेरे घर में एक चैलेंज आएगा, सास बहू की नहीं पटेगी। अरे बात समझ में? क्योंकि बाहर की दुनिया में सबका अलग अलग गोल है, इस बिजनेस में सबका कॉमन गोल बन जाता है, हस्बैंड वाइफ का कॉमन गोल है। आज मैं देख पा रहा हूं पिछले 15-20 सालों में हर फैमिली का सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों का, रिलेशनशिप का। हमें उन सब चीज का सॉल्यूशन यहां दिखने लगा और इन चीजों ने मुझे इंस्पायर करना शुरू किया, ताकत देनी शुरू की। क्यों करना चाहिए मुझे आज देख पा रहा हूं, पहले के जमाने में 4, 5, 6 बच्चे होते थे, अब ले दे के सबको एक ही राजकुमार हैं। शादी के बाद अलग रहेगा, क्या करेगा, बहू कैसी आएगी, सुनेगी कि नहीं सुनेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस बिजनेस में एमराल्ड और डायमंड है, दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी आ जाए, कैसी भी बहू आ जाए, इतना तो कॉमन सेंस होगा ना कि लोग सास ससुर को सुनने आते हैं, कुछ हम भी सुन लें। तो मैं समझ पाया कि बच्चों को हम लोग बहुत समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन बच्चों को जी के दिखाना पड़ेगा। इस बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म हमको रोल मॉडल बना देता है बच्चों के लिए। और मैं आपको बताऊं, बाहर झंडा कितना ही चमकता रहे, घर का झंडा कीमती है। घर स्वर्ग बनना जरूरी है, जिंदगी वही से शुरू होती है। और चौथा पिलर जो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई इस बिजनेस में, वो थी स्पिरिचुअल ग्रोथ। जैसा मैंने बताया, बाहर हम नहीं ग्रो करते, इस बिजनेस में हम ग्रो करते हैं। इस स्पिरिचुअल ग्रोथ ने मुझे बहुत ताकत दी। अब जब ये बातें समझ में आने लगी तो डिसीजन बन गया, ये करना है। और ये समझ में आया कि जो डायमंड शिप है, ये जो गोल है, इसका वर्थ है।
इसकी जो कीमत है, इसके लिए कितना भी दर्द जिंदगी में आए हम उसको जिएंगे, लेकिन इसको हासिल करके रहेंगे। हमें पता है दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी दर्द आ रहा है, आप भी एक पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन जी लीजिएगा और खूब उसमें डूब डूब के जीना। आप उसी में आप अपने को जान पाओगे, अपने को समझ पाओगे, अपने को डिस्कवर कर पाओगे। आपकी डायमंडशिप उसी में तैयार हो रही है। वो दर्द दुनिया में कोई नहीं दे रहा, वो ऊपर वाला ही दे रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? हम ये समझ पाए काम करते करते, क्योंकि बिना दर्द के डिस्कवरी नहीं होती। और हमारा डिसीजन इतना मजबूत हो चुका था, इतना पैसा ना चुका था हमें, कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके धरती पे कहते ये बिजनेस छोड़ दो, तो समझ में आने वाला नहीं था। क्योंकि एक बात समझ में आ गई थी कि हम उस भगवान के संतान हैं और वो एक ही चीज चाहता है, हम अच्छे हो जाएं, हमारा घर अच्छा हो जाए। और मैं महसूस करने लग गया, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे इस बिजनेस में अच्छे हो रहे हैं। दैट वाज बिकम, कि वो मेरी ताकत बन गई सबसे बड़ी। अब मुझे इतनी अकबकी हुई कि इतना अच्छा बिजनेस करेगा कौन नहीं, खाली समय सबके पास है, लगा लोगों से तेजी से मिलने। लेकिन इसके बाद क्या हुआ होगा ये आपको सबको पता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, काम करते हुए एक बात समझ में आई कि जो बाहर होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम अर्थ क्या देते हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने उसको सही अर्थ देना सीख लिया। बेसिकली होता क्या है, दो पॉजिटिव लोग मिलते हैं तो दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक फील्ड के, एक ही फील्ड के दो नेगेटिव लोग मिलते हैं तो दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन असली मुद्दा यह होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है तो दोनों अपने अपने कॉन्फिडेंस को बचाते हैं। जो नेगेटिव मिलते हैं इस बिजनेस में, वो भी अपनी सगज नहीं है, वो अपना कॉन्फिडेंस बचाते हैं। लेकिन मैं घर में आके उनके रिएक्शन से अपनी लर्निंग ढूंढता था, अपने को तलाशता था, अपना अर्थ निकाल लेता था। क्योंकि मैंने एक चीज समझ में आ गई थी कि किस नजरिए से हम देख रहे हैं चीजों को, वो इंपॉर्टेंट है। कोई बुरा बोलता है तो बहुत बुरा लगता है ना, हम लोगों को लगता है। कोई इंसल्टिंग की टोन पे बोले तो कैसा लगता है, क्योंकि हम अपना जो चश्मा बना रखे हैं वो अच्छा और बुरा नजरिए से उसको देखते हैं। अगर वो चश्मा बदल के हम ये नजरिया लगा दें कि हमने उससे लर्निंग क्या ली, मैं आपको दावे से बोलता हूं, फिर अगर जिसने आपको इंसल्ट किया, रिजेक्ट किया, कुछ भी बोला, कुछ लर्निंग ले लिया, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम लर्न करते हैं तो ग्रो करते हैं, और ग्रो करना ही हमारा पर्पस है लाइफ का। और जब ग्रो करते हैं तो विजडम क्रिएट होता है, समझदारी पैदा होती है। और जब विजडम क्रिएट होता है तो हम जिंदगी को, अपनी लाइफ को फोकस करके जीते हैं कि मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जब हम ग्रो नहीं करते हैं तो दुनिया के रूल्स के हिसाब से, दुनिया को देख देख के जीते हैं और वही हम ट्रैप हो जाते हैं। तो वो विजडम हमारे अंदर आने लगा। हमें यह समझ में आने लगा कि लोग कुछ भी कहें, मुझे कुछ लोग चाहिए बनारस की 30-40 लाख की आबादी में। और मैं लर्न करता गया, लेकिन लोग तो लोग हैं, मानेंगे तो है नहीं। कई लोग बैठ के समझाते थे मुझे, बिजनेस बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। 2-2 फैक्ट्री लगाने के बाद अब बताओ ये इस तरह का बिजनेस, समझ में आ रही मेरी बात? अब मैं घर में आकर जब इस विषय पे सोचता था तो अपना जवाब निकाला। पहले लोग मजा लेते थे, फिर धीरे धीरे मैं सीखा और मैं भी लोगों का मजा लेना सीखने लग गया। जब स्विमिंग नहीं आती है तो पहले पानी आपके साथ खेलेगा, और जब आप सीख जाएंगे तो आप पानी के साथ खेलते हैं। मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, एक बात बताओ यार, भगवान राम को सुबह पता था कि मैं अयोध्या का राजा बनने वाला हूं कल, 11 बजे पता चला 14 साल वनवास जाना पड़ेगा, और 3-4 बजे पता चला वो रिफंड पॉलिसी में आ गया, वापस ले लिया है कैकेयी मां ने। पिता ने भी, भाई ने, सब एग्री है कि आप ही बैठोगे। अगर हमारी जिंदगी में ऐसा हो तो क्या करेंगे हम? शाम को पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, बवाल टला, यही होगा ना। लेकिन राम राम क्यों हैं? उन्होंने डिसीजन लिया, हम 14 साल वनवास जाएंगे,
तो मैंने लोगों से पूछा, जब गद्दी पे वापस बैठने का मौका था तो वो वनवास क्यों गए? आप जवाब दो। तब तक वो समझ गए ये खिलाड़ी पक्का हो गया, अब इससे सकेंगे नहीं। आई बात समझ में? फिर लोग पूछते थे कमा कितना रहे हो, कमाई कितनी आ रही, क्योंकि उनको अपना कॉन्फिडेंस बचाना है। प्रॉब्लम हमारी नहीं है, उनको अपने कॉन्फिडेंस की है, क्योंकि उनको इस बात का डर भी रहता है ये जो बोल रहा है कर गया तो हमारा क्या होगा। तो पैसा कितना कमा रहे हो? दोस्तों वो ये जानना चाहते थे लोग, चुभता था बहुत ज्यादा कि बाहर से कितना कमा रहे हो, लेकिन मैं अपने को अंदर से अमीर होता हुआ महसूस कर रहा था। अब हनुमान तो हूं नहीं कि सीना खोल के दिखा दूं। हनुमान ने वही सीना खोल के दिखाया था कि बाहर की अमीरी अलग है और अंदर की अमीरी अलग है। अंदर राम है, अंदर जीवन है। एक बात समझ में आ गई, इस बिजनेस के माहौल में जो कमाएंगे सब छूट जाएगा, जो जिएंगे वो साथ जाएगा। जो रिलेशनशिप बनते हैं वो जाएगा साथ में। एग्जाम्पल दूं आपको, आज अभी हॉल में सबके पास मोबाइल फोन है? उसमें सबके पास जियो का सिम होगा। कभी यह विचार हम लोगों को नहीं आता उस जियो का सिम किसका बढ़िया है किसका खराब है, क्योंकि वो सबका एक है? विचार किस चीज का आता है? मोबाइल फोन का, ये अच्छा ये बुरा। इसी तरह हमारी बॉडी है, उस बॉडी में एक सिम है। जो मोबाइल पे हम डाटा कमाते हैं, अगर 10 साल के बाद मोबाइल की मृत्यु हो जाए तो हम क्या करते हैं? मोबाइल को छोड़ देते हैं, लेकिन सिम को निकाल के दूसरे मोबाइल में डालते हैं। जो हम अंदर सिम है जो परमात्मा ने डाला है, वहां हम जो कमाए हैं वही हम लेके जाते हैं। हमें समझ में आ गया इस बिजनेस में पहले हम अंदर से ग्रो करते हैं। दोस्तों बाहर की दुनिया में बढ़िया बढ़िया बातें करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जीना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, बातें अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन जीते नहीं हैं, धोखे में कौन है? सारी समस्या उसी चीज की है। इस बिजनेस में जीना पड़ता है। हम उस जीने के प्रोसेस में आए, हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ। सबसे पहला परिवर्तन आया, हम इंस्टेंट प्लीजर की जगह ये गेम समझने लगे कि हमारे अंदर दो चीज है, एक माइंड और एक विवेक, इंटेलेक्ट। मन और विवेक। हमारी जिंदगी मन गवर्न कर रही है कि विवेक गवर्न कर रहा है? हम मन को चला रहे हैं, माइंड को चला रहे हैं कि माइंड हमको चला रहा है? जब हम ग्रो करते हैं तो हम माइंड को चलाना सीख जाते हैं और इससे बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी हमने मिलने लगी और हम पूरी तरह से जुनून और फोकस हमारा इस बिजनेस में आ गया और सारे इंस्टेंट प्लीजर को हम छोड़ते गए। हम कहां तक छोड़ गए और कहां तक फोकस थे आपको बता रहे। 2003-4 में हमारे घर में चोरी हो गई, लोग परेशान थे। हम कलकत्ता में थे, वापस आना पड़ा, मीटिंग नहीं कर पाए। लोग थानेदार के पास ले गए। लोगों को समझ में आ रहा था कि सहानुभूति थी कि इतना बड़ा लॉस हो गया 4-5 लाख का, हमें नुकसान समझ में आ रहा था। थानेदार कितना बढ़िया आदमी है, प्लेटिनम हो सकता है। अगले हफ्ते स्पॉन्सर, उसको भी बिजनेस में लगा दिए, आदमी बनाने की कोशिश की है, उसको भी ग्रो कराने की कोशिश की है। दोस्तों लोग अपने हिसाब से चलते हैं। लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। जिंदगी हमारी है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके छोटे भाई का मैरिज था 2006 में। ससुराल से फोन आया आपके पापा का कि लड़की वाले आ रहे हैं और ट्रेन लेट हो गई है, संडे का दिन है, लड़की शाम को देखनी होगी। तो मैंने बोला देखिए ना क्या दिक्कत है। बोले आपकी मीटिंग होती है ना। अब देखिए लोगों को भी पता है ये अपनी मीटिंग नहीं छोड़ेगा। तब तक इनकी मम्मी ने फोन ले लिया और बोला क्या फर्क पड़ता है, एक दिन छोड़ दीजिए। हमने बोला हम भी आपके बच्चे हैं, जरा मेरे साथ न्याय कर दीजिए। बोला क्या, संडे को ही लड़की क्यों देख रहे हैं, भगवान ने 6 दिन और दिया है। बोले धंधे का टाइम है, बिजनेस होता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने बोला सारा माल मटेरियल आपके घर आएगा, बहू आपके घर आएगी, मेरा धंधा 2 ही घंटा होता है संडे को, उसको बंद करवाने में लगे हैं। तो उन्होंने बोला कोई उपाय हो तो बताइए। हम बोले पक्का उपाय है, जो बीएचयू में फ्री में लड़की देख रहे हैं, जिस होटल में मीटिंग हो रही है वही लड़की देख लीजिए।
वहां लड़की देखनी थी फ्री में, यहां देखना पड़ता है पैसा। बोले पैसा लग जाएगा। मैंने बोला कम लगेगा। लेकिन उनको भी समझ में आ गया था, ठीक हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो मीटिंग में आते नहीं, सबको घुसा देंगे अंदर, पता नहीं कोई प्लेटिनम निकल आएगा। हमारी जिंदगी की मुसीबत है, साले साहब की शादी हो, जब तक उसको बच्चा नहीं होगा तब तक बिजी हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी हमारी है, घर हमारा है, बच्चा हमारा है। एक बात ध्यान में रखिएगा, इस धरती में सबसे बड़ा स्वर्ग, सबसे बड़ा धर्म है अपने घर को स्वर्ग बनाइए। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो मैं संगीता जी को इनवाइट करूंगा, जिन्होंने हमारे साथ साथ हम लोग मिलके काम किए, क्यों किए, ये अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। तैयार हैं आप लोग? तो हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ ऑन स्टेज, संगीता अग्रवाल। थैंक यू। सबसे पहले तो भगवान का बहुत बहुत थैंक्स कि ये बिजनेस हम लोग को समझ में आ गया, और नेचुरली ब्रिट का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनकी वजह से ही हम लोग की लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, हम लोग इतने चेंज हुए और हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आई। और नेचुरली हमारी अपलाइन और हमारी डेडिकेटेड टीम जो है, उनके हम वजह से ही आज इस स्टेज पे हैं, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। और अ वेरी लॉट्स ऑफ थैंक्स हमारे मेंटर सुमित और तान्या जी को, जो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। उन्होंने कृष्ण का रोल अदा किया हम लोग की ज़िंदगी में, और हमें इस मुकाम तक खींच के आखिर ले ही आए। वो जब भी उनके संपर्क में आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में दिवाली मन रही है। तो ऐसा प्लेजेंट मोमेंट होता है अपने अपलाइन के साथ में। मैं बॉर्न एंड बॉटम वाराणसी से हूँ, और हम लोग 4 बहन और 2 भाई हैं। तो शुरू में हम लोग सब बहने हुए थे, तो मुझे याद है कि बचपन में लोग पेरेंट्स को बड़ा ताने मारते थे कि बेटियां पैदा हो गई हैं और तुम्हें बेटा नहीं होगा। तो वो बातें उनके मुख से सुनते थे कि कोई बात नहीं, मेरी बेटियां भी बेटों से कम नहीं होंगी और वो भी हमारे नाम को रोशन करेंगी। आज इस स्टेज पे वो बात याद आती है और ये फील होता है कि हमने अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा किया कि बेटियां भी बेटों के जैसे नाम रोशन कर सकती हैं। हम लोगों की अरेंज मैरिज है, और सभी लोग को पता है ना कि अरेंज मैरिज में लड़का लड़की देखते हैं एक दूसरे को, और हम लोग भी बड़ी अच्छी सी इंसिडेंट्स बताते हैं आपको। हम लोग भी आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, और जब मैं बाहर निकली तो मैं अपने पिताजी के कंधे पे सिर रख के वहीं सामने बस बाहर ऐसे ही निकला, और सब सामने खड़े हैं, और मैं जोर जोर से रोने लगी कि यही मिला है आपको। सभी लोग परेशान थे कि मतलब मैं एक पल के लिए भी इंतजार नहीं कर पाई, और सबके सामने ही सब कुछ एक्सप्रेस हो गया। बट पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, आपके पास वक्त है, आप सोच लेना। और हमें कुछ टाइम दिया गया महीनों का। और जब हम घर पे थे तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा गॉड से प्रे करती थी कि भगवान मुझे सिर्फ एक ही बार एक लड़का देखने आए जिसको आपने मेरे लिए बनाया है। तो कुछ टाइम के बाद मुझे ये बात अपने आप याद आती है, और मैं पेरेंट्स से जाके बोलती हूँ कि नहीं, मुझे इसी से शादी करनी है, आपने जो चूज़ किया वो ठीक है। और देखिए आज वो डिसीज़न, अगर वो डिसीज़न नहीं लेते तो हम क्राउन हस्बैंड को खो देते और इतनी अच्छी ज़िंदगी हाथ से निकल जाती। तो फ्रेंड्स, भगवान पे भरोसा कीजिए, वो जो करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं। जब ये बिज़नेस बॉम्बे में पहली बार देखे थे तो मेरे बेटे ने जन्म लिया था, और मुझे कुछ नहीं पता था। 6 महीने तक मैं कुछ जानती नहीं थी। उस समय बिज़नेस को कोई बताने वाला नहीं था, अपलाइन बहुत दूर थी, कुछ भी नहीं पता था। तो इन्होंने कहा 6 मंथ बाद फिर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में समर कॉन्फ्रेंस होने वाला था। तो ये मुझे वहाँ पे ले गए कि चलो तुम वहीं पे समझ लेना कि क्या चीज़ है। मैं पहली बार अपने छोटे से बच्चे को लेके उस इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सबसे पीछे की सीट पे बैठी थी, और वहाँ पे सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा था। बट उसी समय हमने डिसीजन लिया कि नहीं, ये यहाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है और मुझे नेक्स्ट टाइम आगे बैठना है। और नेक्स्ट फंक्शन में हम लोग आगे की सीट पे थे। लेकिन फ्रेंड्स, मज़ेदार बात यह है कि उस स्टेडियम में दूसरी बार
हम अभी 1 मंथ बिफोर गए जब हमारा वहाँ रिकॉग्निशन किया, और हमने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि हम नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगे तो मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप जो सोचते हो ना, नहीं सोच पाते, वो सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। मटेरियलिस्टिक चीज़ भी, और आपको अपनी ज़िंदगी के लिए जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि चैलेंजेस हम लोग की लाइफ में नहीं आए। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे बहुत सारे तकलीफें होती हैं, मुश्किलें होती हैं। हम लोग की लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ। जब हम बच्चे को छोड़ के जाते थे, हमारे बच्चे रोते थे, तो अड़ोसी पड़ोसियों को तकलीफ होती थी कि तुम बच्चों को छोड़ के क्यों जा रही हो। उन्हें पानी तक अगर चाहिए होता था, कोई देने वाला नहीं होता था। बट आज वो बच्चों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन है कि आज वो लाखों लोगों की जिंदगी में रंग भर रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो भरेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम बच्चों में क्या छोड़ के जा रहे हैं। अभी मेरा बच्चा प्लैटिनम फोरम अटेंड करने गया था हफ्ता 10 दिन पहले, और हमने फ़ोन पे उससे पूछा कि बेटा आपने क्या सीखा वहाँ पे। तो एक लाइन बताती हूँ कि उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे निनॉय क्रॉन फाउंडर क्रॉन एम्बेसडर आए हुए थे, और वो सिर्फ 37 ईयर्स ओल्ड हैं। बोला कि मम्मी, उन्होंने बताया कि आज भी वो वैसी चेयर पे बैठते हैं जो टूटी हुई है। वो क्राउन हो गए तो भी उन्होंने नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि उनको वो चेयर याद दिलाती है कि तुम्हें और सक्सेसफुल होना है और लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आनी है। उन्होंने बहुत बड़ी कार नहीं ली, वो हायर कर लेते हैं कार और ड्राइवर, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट ना हो, वो फोकस्ड हो अपने बिजनेस में, लोगों की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए। फ्रेंड्स, अगर बच्चा इन बातों को सीख रहा है, अपने पेरेंट्स को बता रहा है, तो क्या हमें कुछ सिखाने की जरूरत है उन्हें? उनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हमारे बच्चों ने जब बचपन से हमें देखा कि हम बुक्स पढ़ते हैं, तो मेरे बड़ा बेटा बहुत सारी किताबों को, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की आई थिंक मोर देन 100 बुक्स को पढ़ चुका है, और आज हम लोग अपने बच्चों से सीखते हैं बहुत सारी चीज़ों को। मुझे जब चैलेंजेस आते हैं तो मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ कि मैं कैसे इससे निकलूं, और वो बोलता है कि मम्मी हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ मैटर कर रहा है, उसके हिसाब से तुम डिसीजन लेना। 18 साल का बच्चा आपको ये बताए तो आपको कैसा लगेगा? आपको उसे सिखाना पड़ेगा कुछ। फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको ये जिंदगी देता है। अभी आप सोच रहे हो कि हम इन चैलेंजेस से कैसे निकलें, है ना? हम नहीं कर सकते। हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं कि सही वक्त आएगा तब बिजनेस करेंगे। फ्रेंड्स, सही वक्त कभी नहीं आता है। सही वक्त को चुनिए और उसको सही बना दीजिए। कोई भी समस्या जो है, हमेशा हर समस्या का अंत होता है। महाभारत के युद्ध का भी अंत हुआ, है ना? मैथमेटिक्स हमेशा सिखाती है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में क्यों फंस जाते हैं, है ना? जब हमें भी प्रॉब्लम्स आती थी ना, तो बस एक मैं धुन गुनगुनाती थी, ये मत कहे खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से लड़ने ही तो खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कह खुदा से। फ्रेंड्स, चैलेंजेस को भूल जाइए, बहुत सारी खुशियां हैं यहाँ पे, और इन्हीं तूफानों के बीच में हम लोग को हमारी 6 डायमंड लेग्स मिली। पहले देखिए फ्रेंड्स, कभी भी जो लोग आते ना, हम लोग घबरा जाते कि जो पहली बार हमें मिला है हम उसी को सोचते डायमंड बना दें, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा खजाना मोती समुद्र में गहराई में ही मिलता है, और हमें भी हमारे 6 मोती जो है वो गहराई में मिले। जो सबसे पहली हमारी शुरुआत हुई थी, ये ट्रेन में एक बंदे को प्लान दिखा रहे थे, और किसी दूसरे ने उस प्लान को देखा और बोला कि मुझे आके बताइएगा। और जब ये बताने जा रहे थे उसको घर पे, उस दिन रात के 10 बज गए थे, और बनारस में घनघोर आंधी तूफान और बारिश था। मैं मैके में थी, मैंने भी इनको मना किया कि आप मत जाइए, ऐसी क्या जल्दी है, और ये मानते नहीं, बोलते नहीं कमिटमेंट है, हमें जाना ही होगा। और जब वो उनके घर पे डिस्क ड्रॉप और एसेट का डेमो दिखा रहे होते हैं, तो वो बंदा इनको देख रहा होता है और कहता है कि ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आंधी तूफान में रात को 10 बजे हमें ये झाग निकाल के दिखा रहा है, तो ये साबुन तेल का बिजनेस नहीं हो सकता है।
ये जरूर कुछ और है, और वो बंदा उसी वक्त साइन हो जाता है और उसके बाद हमारे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसके अंदर। इसी तरह से दूसरे बंदे जो है वो हमें बस स्टॉप पे मिलते हैं। जब पहले बस आती थी सामान को डिलीवर करने के लिए, वहां पे एक मिलता है बंदा जो इनसे पूछता है कि क्या चीज़ है, आप लोग क्या चीज़ के लिए लाइन लगाए हो, और वहां वो उसको बताते हैं। तो सेकेंड लेग हमारे उसके नीचे डेफ्ट में मिलती है, जो आगे उनमें बहुत सारे लीडर्स हैं। और फिर एक बंदा हम लोग को मिठाई की दुकान होती है बनारस में उस वक्त बहुत ही फेमस, और वो उनसे थोड़ी फ्रेंडशिप होती है, तो वो उनको जाके बताते हैं कि यार दुकान इतनी गंदी है, कुछ एलओसी से सफाई वफाई कर लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है प्रोडक्ट दे दो, और उनको वो बिजनेस दिखाते हैं। तो वो साइन अप तो हो जाते हैं बट खाली प्रोडक्ट्स लेने के लिए, और अपने किसी फ्रेंड को बताते हैं कि देखो तुम ये बिजनेस करो। वो भी ढूंढ रहा होता है, वो बिजनेस में आता है, वो कुछ दिन तक बहुत उठापटक करता है और कुछ लोगों को स्पॉन्सर करता है और बाद में खुद गायब हो जाता है। और वहां से हम लोग को 2 लेग मिल जाती है, और आज उन दोनों लेग के नीचे बहुत सारे हमारे प्लैटिनम्स हैं। और इसी तरह एक और लेग, दोनों प्लैटिनम हैं। और इसी तरह एक और लेग मिलती है हमें, जो मेरे फैक्ट्री है वहाँ पे इनके एक फ्रेंड रहते हैं, तो ऐसे ही बातचीत में वो इनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी टाइम तक दोस्ती चलते रहती है। एक बार हम लोग मौका निकाल के दिवाली पे जाते हैं बिजनेस के बहाने मिलने, और कुछ प्रोडक्ट्स उनको गिफ्ट करते हैं, और वो उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हमें भी करना चाहिए, और उनकी वाइफ काफ़ी एक्साइटेड होती हैं। और इस तरह से वहाँ पे वो लीडरशिप लेती हैं, और वहाँ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन निकलता है। और छठी लेग में हमारे बच्चे आते हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि आप जाओ और आपको तुरंत कोई मिल जाएगा, है ना। आपको लोग तो ढूंढने पड़ते हैं, मेहनत करनी होती है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ लगती है ना कि देखिए हर फैमिली में पति पत्नी में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। पति पत्नी को सुधारने में लग जाता है, पत्नी चाहती है कि पति सुधर जाए, पर दोनों सुधर पाते हैं क्या? दोनों ही नहीं सुधरते लास्ट तक, है ना। ये बिजनेस ऐसी जगह है जहां पे दोनों आ जाते हैं और दोनों सुधर जाते हैं, और दोनों को एक दूसरे की कमियों की बजाय एक दूसरों की क्या बोलेंगे अच्छाइयां दिखने लग जाती हैं, और उन्हें विश्वास जाता है कि नहीं यू आर द बेस्ट, है ना। और हमने भी कभी ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हमें चूज तो कर लिया एक दूसरे के लिए, बट हमें एक ऐसा कपल बनाना कि यूनिवर्स उसे याद रखे, और मुझे लगता है कि ये प्रूव हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। दोस्तों, कुछ बातें मैं और करूंगा अपनी जर्नी के बारे में। मैं जो समझ पाया इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डिसीजन ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। सबसे बड़ी मुसीबत है कि बाहर बहुत तरह के लोग हैं और अपनी चालाकी से हमें ट्रैक से बाहर ले आते हैं, और हम उनकी जाल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। यह सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने महसूस किया है। अब देखिए, आपको वो डिफरेंट तरीके से बताएंगे कैसे कैसे लोग मुझे ट्रैप करने की कोशिश करते थे। मैं बताता हूं आपको। कई लोग बिजनेस में नहीं आए, लेकिन 2-4-5 साल बाद जब मैं प्लैटिनम हो गया, ग्रो कर गया, तो बोले कितना कमा लेते हो एमवे से? 50-60 हजार 70 हजार। लेकिन जो आप में काबिलियत है ना, आपको कम से कम 5-10 लाख आना चाहिए। आप मेरे साथ इस काम में आ जाओ। अब मैं अपना अर्थ यह लगा लेता था, काबिलियत यहां पैदा हुई है, इसे छोड़कर मैं उसके साथ चला जाऊं, इतनी कॉमन सेंस मुझे थी। दूसरी बिरादरी के लोग भी हमारे वाले मिलते हैं ना, जो कहते हैं हम भी आप ही के जैसे हैं, और एक ही बात समझाएंगे, एक ही बात बताएंगे। मालूम है क्या बताएंगे? हमारा वाला आसान बहुत है। कितनी समझदारी की बात करते हैं, हमारा वाला आसान बहुत है। अब यहां मैंने अपना अर्थ यह निकाला कि भैया 1 साल में 100 चूहे मारो, 10 लाख रुपया मिलता है। 1 साल में 1 शेर मारो, उसमें भी 10 लाख मिलता है। ताली किसके लिए बजेगी? आई बात समझ में? पैसा दोनों जगह कमाए, लेकिन वहां चूहे को मारने की काबिलियत पैदा हुई, और यहां शेर को मारने की काबिलियत पैदा हुई, और जो अंदर पैदा हुआ वो असली कमाई है। ये शेर की दौड़ है। तो मैं फंसा नहीं, करता गया, और जब सीख गया लोगों का मजा लेना, तो कई लोग पूछते थे, बड़े बड़े और पैसे वाले लोग, आखिर कमा कितना रहे हो? हमने समझ में आया इनको अब बड़ा इंजेक्शन देना पड़ेगा, तगड़ा। मैंने बोला एक बात बताओ यार,
24 घंटा पैसा ही समझ में आता, कुछ और समझ में नहीं आता। दोस्तों, बाहर की जिंदगी दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत है, हम सब चीज की बात करते हैं, जिंदगी की बात नहीं करते। इस बिजनेस में हम जिंदगी की बात करते हैं। जैसे बाहर में 4 क्लास है, मनुष्य को बांटा गया है, लोअर, मिडिल, अपर मिडिल और रिच। ये फाइनेंस के आधार पे बांटा गया है। जाति के आधार पे भी 4 भाग में बांटा गया है। अंदर की ग्रोथ के आधार में भी 4 भाग में मनुष्य है। हो सकता है बाहर कोई रिच क्लास में हो लेकिन अंदर लोअर क्लास में हो सकता है अंदर कोई रिच क्लास में हो, बाहर लोअर क्लास में हो। समझ में आ गई मेरी बात? अंदर कोई, अब कबीर दास और रहीम दास किस क्लास में थे? वो अंदर से रिच थे। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, ये हमको अंदर और बाहर दोनों से रिच बना देता है। अल्टीमेट में कुछ अपनी रियलाइजेशन को आपसे शेयर करूंगा कि मैंने क्या जगह जगह सीखा काम करते हुए, अपने आप को ढूंढा, अपनी डिस्कवरी की। एक फैक्ट्री वाले ने कहा, मनोज जी आखिर क्या फर्क है आपके बिजनेस में मेरे बिजनेस में? वहां भी रोजगार मिल रहा है सैकड़ों हजारों को, हमारे यहां भी रोजगार मिल रहा है। मैंने बोला नहीं, ये काम भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, लेकिन एक बात बताओ, कल आपके मैनेजर साहब कहते हैं कि बॉस मैं आज छुट्टी पे, अब कल से जॉब पे नहीं आऊंगा क्योंकि ऐसी ही फैक्ट्री मैंने भी लगा ली है और आपको उद्घाटन करने आना है। कैसा लगेगा आपको? वो शॉक्ड कर गए क्योंकि मुझे पता है कैसा लगेगा। मैंने बोला हम इस बिजनेस में प्लैटिनम जाते हैं तो हम चाहते हैं हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी प्लैटिनम जाएं, हमारे साथ जो है वो भी डायमंड जाएं। बाहर की दुनिया में हम नौकर बनाने की भावना से काम करते हैं, इस बिजनेस में हम मालिक बनाने की भावना से काम करते हैं। अल्टीमेट जो मैंने पूरे 18 साल 19 साल के पूरे चीज में समझ में आई वो है क्या, जो मैं समझ पाया इस बिजनेस के अंदर काम करते करते, क्योंकि काम करना अलग बात है, कर करके समझ क्या रहे हैं हम, लर्निंग क्या ले रहे हैं, हम ग्रो क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। दोस्तों, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? व्हाट्स पर्पस ऑफ आवर लाइफ? अगर गुलाब की कली है तो उसका पर्पस क्या है? गुलाब का फूल होना। लेकिन उसकी जीवन की जरूरतें हैं बहुत कुछ। अब जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे उसको कुछ रोज मट्टी खाद चाहिए, उसके लिए वो आईएएस बनती है, पीसीएस बनती है, डॉक्टर बनती है, बिजनेस बनती है, लेकिन फूल ही नहीं बनती है। इज इट सक्सेसफुल? वो सक्सेसफुल है जिंदगी में। भगवान ने हम सबको आदमी बनाया है, वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, लेकिन जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं, जीवन की जरूरतें हैं, उसके लिए हम डॉक्टर, बिजनेसमैन, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं। जो हम बनते हैं वो रोल है, जो जन्म के समय है वो ट्रू आइडेंटिटी है, जो बनते हैं वो हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है। बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना पड़ता है, उसी को हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी मान लेते हैं। यही जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। बाहर आदमी से वो बनना पड़ता है, इस बिजनेस में आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन से वापस आदमी बनना पड़ता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ हमने बनाया वही चढ़ा रहे हो, बेलपत्र, दूध, घी, मक्खन सब हमारा है, जो तुमने अपने आप को बनाया है वो चढ़ा दो, हम तुम्हें मिल जाएंगे। जो हम बने वो जीव है। जन्म के समय हम पानी हैं, समुद्र में, समुद्र की तरह, उसमें हम बर्फ बने, वो वर्चुअल आइडेंटिटी है, उसको वापस गल के पानी होना है। वो गलने में दर्द है, इसी से भागता है वो इंसान, उसी में पेन आता है, लेकिन उस पेन के बाद पानी होने का जो आनंद है वो जब मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकता, वही परम आनंद है। दोस्तों, कुछ लोग हमसे पूछते हैं, मनोज जी बड़े बड़े लोग मिलते हैं, बड़े बड़े आदमी मिलते हैं, उनको प्लान कैसे दिखाएं? बताऊं कैसे दिखाएं? आपको पता है बड़े आदमियों का दर्द क्या है जिंदगी में? वो बड़े बन के जी रहे हैं, यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि जो बड़ा बन के जीता है उसको कहीं ना कहीं छोटा बन के भी जीना पड़ता है। भगवान ने आदमी बनाया था, इस चक्कर और बवाल में फंस गए बड़े छोटे के, और 24 घंटा उसी में जीते हैं। इसकी सबसे अच्छी लर्निंग रामायण से हमें समझ में आई। राजा राम जब वनवास के लिए निकलते हैं अपने घर से, तो केवट नदी पार कराने के लिए इंतजार कर रहा है। घर से निकलते हैं तो राजा राम हैं और केवट उनके प्रेम में डूबा हुआ है। जिस भाव से वो पांव धोता है, उनको नदी पार कराता है और मजदूरी में डिमांड करता है कि मुझे सीता की अंगूठी नहीं चाहिए, तुम्हारे द्वार आऊंगा तो मैंने यहां पार कराया, वहां तुम पार करा देना।
और केवट को यह पता है कि राजा राम बन करके वनवास जाएंगे 14 साल, तो इनको बहुत दिक्कत आएगी, राजा इधर छूट जाना चाहिए। और उसके इस प्रेम में डूब के इस पार में राजा राम है, उस पार में वो राम हो जाते हैं और राम बन करके जाते हैं। 14 साल पेन में गुजरता है, तब वो अपनी डिस्कवरी करते हैं और भगवत्ता को हासिल करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में जब हम बड़े लोगों को अप्रोच करते हैं, जब हम इस बिजनेस में लाएंगे, वो हमें रिजेक्ट करेंगे, छोटा समझेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन जब वो इस बिजनेस के माहौल में आएंगे तो सबसे पहला उन्हें वही आराम मिलेगा कि बड़ा और छोटा का जो प्रभाव है वो घटने लगेगा और वो आदमी बनने लगेंगे। आज आप पूछिएगा जो भी नए लोग आए कि आज प्रोग्राम में आके सबसे अच्छी चीज क्या लगी इस फंक्शन में आकर के, वो बोलेंगे इस बिजनेस का माहौल अच्छा लगा, क्योंकि इस माहौल में वो बड़ा छोटा का भाव खत्म हो जाता। अभी हम लोग हजारों लोग यहां बैठे हैं, ये भाव हम सबसे चला गया। हम अब डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन नहीं रहे, हम आदमी के फॉर्मेट में आ रहे हैं। और जब हम केवल आदमी होते हैं, वही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बन जाता है। दोस्तों, जब वो आदमी बनेगा इस माहौल में और डिसीजन लेगा कि हमें भी प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाना है, तो उस पेन में फिर वो अपनी भगवत्ता हासिल करेगा और सक्सेसफुल होकर के अपनी स्टोरी बताएगा और हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। और आपको पता है, राम जब अयोध्या वापस आते हैं तो भरत पूछते हैं किसको निमंत्रण देना है, आपको कोई पर्सनली देना है किसी को? वो कहते हैं पूरी सेना तो आ गई है मेरी, निमंत्रण किसको दे हम? राम सोने चले जाते हैं, अचानक उठते हैं और भरत को बुला के कहते हैं एक आदमी को देना है, एक आदमी को। और अपने हाथ से वो निमंत्रण लिखते हैं, पता किसको? उसी केवट को निमंत्रण लिखते हैं, क्योंकि केवट ने राजा छुड़ा दिया था। जो बड़े लोग आपको समझ में आ रहे हैं, बड़े आदमी समझ में आ रहे हैं, जब आपकी वजह से वो आदमी बनेंगे और अपने जीवन को ग्रो कर लेंगे, उस दिन आप ही उसके जीवन के सबसे पहले व्यक्ति होंगे। और जब वो व्यक्ति आके स्टेज से कहेगा कि आपके कारण मेरी जिंदगी बदल गई, दिस इज फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। दोस्तों, कमा हम पहुंच सकते थे, मेरे पास बिजनेस के इतने स्किल्स हैं, हम जहां दिमाग लगा दे वही पैसा आ जाएगा। हम समझ पाए इस प्रोसेस में कि अंत में जो जीवन का हिसाब है वो जीवन का होगा। क्या कमाएं नहीं कमाएं, सबको जरूरत है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से मुझे भी बहुत डर लगता था। जरूरतें पूरी करनी अच्छी है, लेकिन अंत में रिग्रेट से ही आता है कि हम जीवन को सही जी नहीं पाए। दिस इज नॉट बिजनेस ऑफ ओनली अर्निंग मनी, दिस इज ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी अर्न करते हैं, पैसा कमाने के टेंशन से मुक्त होते हैं और जिंदगी कमाते हैं। दोस्तों, लास्ट में केवल मैं मैसेज देते हुए खत्म करूंगा अपनी बात को। इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए? जब हम अंदर से ग्रो करते हैं इस बिजनेस में तो खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। और जब खुशी मिलती है अंदर की ग्रोथ की, तो मेन प्रोडक्ट वो हो जाता है, रिजल्ट क्या आ रहा है वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है। वो खुशी कैसी है? अगर वो खुशी के साथ हम लोगों से मिल रहे हैं तो हम कभी थकते नहीं हैं। हमें मिलने में, काम करने में खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। और किस तरह का आनंद मिलता है, यही एक लाइन में बताना चाहूंगा। कबीर दास सत्संग करने जाते थे, जीवन कमाने जाते थे। शाम को 4 बजे रास्ते में एक बनिए की दुकान पड़ती थी जिसमें भीड़ होती थी। वो चेयर पे बैठ जाते थे और कहते थे सत्संग में चलो, चलो पैसा तो कमा ही रहो, साथ में जिंदगी भी कमाया जाए। वो डिस्टर्ब हो जाता था। महीनों ये सिलसिला चला। एक दिन उस बनिया ने बोला चलिए अंदर। कबीरदास जी खुश हो गए और बोले लगता है आज चलेगा, मेरी महीनों की तपस्या सफल हो गई। उसके 2 लड़के बाहर पढ़ते थे, दोनों आ गए और दोनों ने बड़ी पिटाई किया कबीरदास का, बुरी तरह। कबीरदास चले गए। अब बनिया ने बोला अब जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा, आज इसकी इतनी धुनाई कर दिए हैं। दूसरे दिन कबीरदास फिर गए, फिर चेयर पे बैठ गए और फिर बोले जो करना था कर लिए, अब तो चलो। हमारा एटीट्यूड इसी तरह होना चाहिए, कुछ भी करो हम अपना काम तो करेंगे, मिलेंगे, डेमो दिखाएंगे, बिजनेस दिखाएंगे। हमारा जुनून अगर यमराज भी आ जाए और कहे टाइम हो गया है, मैं बोलूंगा पहले प्लान तो देख लो, न्यूक्लाइट पे ऑफर लॉन्च हुआ है, 100 पीवी कर लो, कुछ समझ में आ जाएगा, बोलेगा बंदा अच्छा काम कर रहा है। लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा दोस्तों, 75 साल की एज के बाद इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता, केवल हस्बैंड वाइफ की स्टोरी रह जाती है। और यही स्टोरी फिर से रिपीट होती है हमारे बच्चों के द्वारा, और हमारे बच्चों की स्टोरी डिपेंड करती है कि हमारी स्टोरी कैसी बनी है।
एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैंने बिजनेस किया है, सारी चीजें देखी है। यहां जो स्टोरी हमारी बनी, हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, अब उनकी स्टोरी बनने का समय आया और वो हम देख पा रहे हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग। लोग फंसाएंगे, फंसिएगा मत, सब कुछ हो जाएगा। अपनी जिंदगी को मत छोड़िएगा, ये जिंदगी का बिजनेस है। डायमंड जाना हम सबका धर्म है। जो भी तकलीफ आए सह जाइएगा। अपने बच्चों की तस्वीर देखिएगा, अपना घर देखिएगा। दोस्तों कहां तक पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन हमने जिंदगी को सही जिया है। अंत में रिग्रेट्स नहीं आएगा, हम अपनी जिंदगी पे प्राउड कर पाएंगे। तैयार हैं आप लोग? दोस्तों पहला 91 में मैंने बिजनेस किया था तो लखनऊ से आके 60 लाख का कर्ज लिया था पिकअप से। वो तो कमा के मैंने चुका दिया, लेकिन आज आपसे जो प्यार, जो फीलिंग्स, जो ब्लेसिंग्स आज मुझे मिली है, ये कर्ज तो तभी उतरेगा जब आप लोग डायमंड जाएंगे। तैयार हैं? तो थैंक गॉड, वी लव यू। और अब हम संगीता एंड मनोज वेट करेंगे कि आप लोग आइए, अपनी स्टोरी सुनाइए। गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड।